हेलो गाइज, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू IITian एक्सप्लेन्स। तो गाइज, जैसा कि आपको पता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फॉर जेईई मेंस, एडवांस और मेडिकल के लिए पूरी एक सीरीज आई है। पहली वाली वीडियो आपके पास आ गई है, देख लिया ना? देख तो लिया ना? अरे नहीं देखा तो देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नाइट्रो के डिफरेंट नाइट्रो डेरिवेटिव्स, नाइट्रोबेंजीन हो या एल्काइल नाइट्रो कंपाउंड हो, उनके रिडक्शन पे वीडियो आई है। गाइज, इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। और सच पूछो तो ये गदर वीडियो है, गदर। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है गाइस कि इस वीडियो में रिसेंटली सवाल पूछा गया है, 2019 में 11 जनवरी के सेशन में पूछा गया है। और इससे रिलेटेड सवाल 2013 जेईई एडवांस में भी आए हैं, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। तो ये मेंस में भी आया है, एडवांस में भी आया और नीट में भी 2 बार पूछा गया, और ये रीजनल एंट्रेंस में भी पूछा जाता है। तो गाइस, आज की वीडियो वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है इस पूरे सीरीज में, जहां पे वीडियो नंबर 2, लेक्चर नंबर 2 है, और इसके बाद 8 और वीडियोस आएंगे। तो पूरी एनर्जी, जुनून, रिदम, उत्साह के साथ स्टार्ट करते हैं इप्सो अटैक की शानदार वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं क्या बोलता हूं हर वीडियो में, मेक श्योर गाइस पेन और नोटबुक लेके बैठे। भैया, अगर पेन और नोटबुक ही नहीं रहेगा तो नोट कैसे करोगे? स्क्रीनशॉट ले लेके क्या होता है पता है हमें? अपनी गैलरी चेक कर लो भैया। अपने टेलीफोन की बिल और इंटरनेट के बिल भी स्क्रीनशॉट लिए होंगे, वो भी टाइम होने पर नहीं मिलता है, तो लेक्चर कहां से मिलेंगे? तो मेक श्योर गाइस आप पेन और नोटबुक लेके बैठे हो। नाउ क्लोज योर आईज फॉर 3 and 4 seconds एंड टोटली कनेक्ट विद अस। जुड़ गए हमारे साथ। मेरी और आपकी एनर्जी लेवल बिल्कुल सिंक्रोनाइज हो चुकी है। कुछ बहुत ही कंस्ट्रक्टिव आउटपुट आएगा, तो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि तुम क्लियर देख पा रहे हो, यहां पर मैंने लिख रखा है इप्सो सब्स्टिट्यूशन 2019 जेईई मेन 11 जनवरी और 2013 जेईई एडवांस में मतलब नजर आया। इसके अलावा अगर मैं चेक करूं तो कम से कम 10 ऐसे ईयर्स और नजर आएंगे, 10 अलग अलग टाइम जब आपको ये अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नजर आया है। गाइस, सबसे पहले समझते हैं इप्सो का मतलब क्या होता है। कई बच्चे, मैंने खुद पर्सनली पढ़ाते हुए फील किया है, बच्चे सबसे पहले बोलते हैं सर इप्सो का फुल फॉर्म क्या होता है? भाई मेरे, इप्सो का कोई शॉर्टकट या फुल फॉर्म नहीं होता। इप्सो एक लैटिन वर्ड है। इप्सो जो है एक्चुअली एक लैटिन वर्ड है, ठीक है? ये एक लैटिन वर्ड है। और गाइस, ये प्रोनाउन है ना, लैटिन में एक तरह का प्रोनाउन है जो यूज किया जाता है किसके लिए? पोजीशंस के लिए यूज किया जाता है, रिलेटिव पोजीशंस के लिए, या आप ऐसे समझ सकते हो किसी खास पर्टिकुलर पोजीशंस को दिखाने के लिए इप्सो वर्ड का यूज किया जाता है। पर इप्सो वर्ड के बारे में यहां पे कैसे इप्सो बोला गया, किसको बोला गया है, कब बोला गया है, इन सारी चीजों के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो इप्सो कोई फुल फॉर्म वाली चीज नहीं है। इप्सो रिलेटिव पोजीशंस को दिखाती है, एक प्रोनाउन है लैटिन वर्ड में, ठीक है? पहले आप ये समझ जाइए। अब सवाल पैदा होता है कि इप्सो जो सब्स्टिट्यूशन है ये क्या है? तो बेसिकली ये एक तरह का, अगर हम सिलेबस के हिसाब से बात करें तो ये भी एक तरह का इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। क्या है? ये भी एक तरह का, नोट करते जाओ, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। जैसे आप नाइट्रेशन सल्फोनेशन देखते हैं, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है? पहले आप ये समझिएगा। यहां पे गाइस हम क्या यूज करते हैं, किनके साथ होता है, इन सब पे हम बात करेंगे। देखो गाइस, यहां पे जनरली जो कंपाउंड हम यूज करते हैं वो या तो एनिलीन होता है या तो फिनॉल होता है, या तो एनिलीन होता है या तो हमारे पास फिनॉल होता है। हमारे सिलेबस में ये 2 चीजें नजर आएंगी, एनिलीन या फिनॉल। अच्छा, अब गाइस इसके या तो ऑर्थो पोजीशंस पे मैं आपको दिखा देता हूं, या तो इसके स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट क्या है, कब कब इप्सो होगा, समझिए। या तो इसके ऑर्थो पोजीशंस पे कोई ग्रुप लगा हुआ हो, कैसा ग्रुप बात करेंगे, या तो इसके पैरा पोजीशंस पे कुछ ग्रुप लगा हुआ हो, हम बात करेंगे कैसा ग्रुप लगना चाहिए। यहां पे कोई ग्रुप लगा हुआ हो। उसी तरीके से फिनॉल के भी ऑर्थो पोजीशंस पे कुछ ग्रुप लगे हुए हो, समझेंगे, कुछ ग्रुप्स लगे हुए हैं। ऑर्थो पे मान के चलिए यहां पे कोई ग्रुप है, या मान के चलिए इसके पैरा पे कोई ग्रुप लगा हुआ है। बेटा ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना, ठीक है? तो ये ग्रुप्स लगे हुए होने चाहिए। तो ये मेनली एनिलीन में और फिनॉल में ऑब्जर्व होता है जब ऑर्थो एंड पैरा पे कुछ ग्रुप्स हो। अब समझ, सवाल आता है कि सर जी ये ग्रुप्स कैसे हो सकते हैं? देखिएगा, तो ये वो ग्रुप्स होते हैं, ये वो ग्रुप्स होते हैं जो जब माइग्रेट करें, जब इनका माइग्रेशन हो तो सिस्टम की एंट्रोपी एकाएक बढ़ जाए, सिस्टम की एंट्रोपी एकाएक इंक्रीज हो जानी चाहिए। मतलब गाइस, ये वैसे ग्रुप होंगे जो गैसियस प्रोडक्ट देंगे। तो देखो कौन कौन से होते हैं। तो जनरली गाइस देखा जाता है SO3H ये ग्रुप होते हैं, SO3H। और जब ये माइग्रेट करता है तो SO3 गैस बाहर निकलती है, ठीक है?
जनरली ये ग्रुप COOH होता है। जब ये माइग्रेट करता है गाइस तो यहां से CO2 गैस निकलती है। इसके अलावा गाइस मेनी अ टाइम N डबल बॉन्ड N भी हो सकता है जब नाइट्रोजन गैस निकलेगी। तो मेनली गाइस आपको जो आपके सिलेबस में नजर आएगा, जो IIT और मेडिकल में है, वो मेनली ये दो ग्रुप है। जब आपके पास क्या लगा हुआ हो, सल्फोनिक एसिड लगा हुआ हो या कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ हो। ठीक है, बात समझ में आ रही? SO3H या COH जब लगा हो एनिलीन या फिनॉल के केस में, तब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं इप्सो। अब सवाल पैदा होता है यहां पर रिएजेंट क्या है सर? देखो वो भी मैं बता देता हूं। यहां पे रिएजेंट यूज किया जाता है इप्सो में जनरली ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन प्लस H2O यूज किया जाता है, या गाइस यूज किया जा सकता है ब्रोमीन प्लस एसिटिक एसिड, या गाइस यूज किया जा सकता है ब्रोमीन प्लस फॉर्मिक एसिड, या गाइस यूज किया जा सकता है ब्रोमीन प्लस कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड। ये गाइस आपको रिएजेंट नजर आते हैं। चलिए रिएक्शंस की बात कर ले। रिएक्शंस में क्या नजर आएगा देखो गाइस, अगर पहले तो मैं आपको मैकेनिज्म और बाकी सारी चीजें बताऊंगा। जैसे कि मान लो यहां पर NH2 है और यहां पर SO3H है, और हमने क्या किया मेरे भाई, ब्रोमीन इन H2O ले लिया, ब्रोमीन इन H2O ले लिया। तो मेरे भाई यहां से क्या होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, SO3 गैस यहां से निकल जाती है। ठीक है, और SO3 जिस जगह पे लगा हुआ था, जिस जगह पर SO3H लगा हुआ था, समझना ये SO3H ग्रुप, उस जगह पे रिप्लेस हो जाता है Br। तो यहां पे क्या हो रहा है गाइस, एक ग्रुप को, मतलब ये जो ग्रुप है G, इसको रिप्लेस किया जा रहा है। G को रिप्लेस कर रहा है। कौन रिप्लेस कर रहा है? इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस कर रहा है गाइस। तो हम इसको बोलते हैं इप्सो। इप्सो अटैक का मतलब होता है जब एक ग्रुप जा रहा है उसके जगह दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आके कनेक्ट हो रहा है। देखो गाइस, इप्सो में बवाल बवाल की चीजें होती हैं, बहुत हाई लेवल की चीजें हो सकती है, पर IIT के लिए जितना इंपॉर्टेंट है, मेडिकल के लिए जितना इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता रहा हूं। SO3 यहां से रिलीज हो रहा है। अच्छा, अभी क्या होता है, कई बार हम क्या करते हैं, इसको एक्सेस में छोड़ देते हैं, मतलब ब्रोमीन वाटर हमारे पास एक्सेस में, तो आपको पता है क्या होगा, NH2 के सारे पोजीशंस पे Br लग जाएगा। NH2 यहां भी लग जाएगा Br, यहां भी लग जाएगा Br, यहां भी लग जाएगा Br। ठीक है, उसी तरीके से गाइस हम एक और केस ले सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास फिनॉल था और मान लीजिए ऑर्थो पोजीशन पे COH लगा हुआ था, और गाइस हमने क्या किया, ब्रोमीन प्लस एसिटिक एसिड ले लिया, ACOH। तो गाइस अब बताएं आप क्या होगा? जी हां, अगर हम एक्सेस में ले लेंगे, अगर हम एक्सेस में ले लेंगे तो मेरे भाई ये क्या करेगा, जी हां ये OH है, COOH हट जाएगा, इप्सो वे में यहां पर क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। इसके एक्सेस में छोड़ देंगे तो यहां भी ब्रोमीन आ जाएगा, यहां भी ब्रोमीन आ जाएगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनेगा। तो गाइस ये था इप्सो की बेसिक जानकारी। इप्सो क्या है? लैटिन वर्ड है, पोजीशन इंटरचेंज को दिखाता है। जनरली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में ऑब्जर्व होता है, और जनरली आपके सिलेबस में जो चीज दिखती है वो रिएजेंट ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन एसिटिक एसिड या फॉर्मिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ होती है। गाइस ये जनरली ऑब्जर्व होता है एनिलीन के केस में और फिनॉल के केस में। जब एनिलीन या फिनॉल में ऑर्थो या पैरा पोजीशंस पे ग्रुप्स लगे हुए हो, कैसे ग्रुप्स लगे हुए हो, जनरली सल्फोनिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड लगे हुए हो, इनकी ड्राइविंग फोर्स क्या होती है? एंट्रोपी चेंज होना इनकी ड्राइविंग फोर्स है। मतलब जो ग्रुप है वो जब बाहर निकलेगा तो या तो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकल रही है, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, या नाइट्रोजन गैस बाहर निकल रही है, तो ये इसकी ड्राइविंग फोर्स होती है। बात समझ में आ रही? अब आता है इसका डिटेल मैकेनिज्म। और गाइस सुनो, इस लेक्चर को देखने के बाद जो शुरुआत में आपको स्क्रीन पे मैंने 2019 के सवाल दिखाए थे, 13 के सवाल दिखाए थे, उनको बना के देखना बनता है या नहीं बनता है। मूव करते हैं मैकेनिज्म और डिटेल एप्लीकेशन पार्ट पे नेक्स्ट। ओके गाइस, नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, और ये है हम सबका फेवरेट और हमारे चैनल की पहचान, डिटेल मैकेनिज्म और डिटेल एप्लीकेशन। तो गाइस हम बात करेंगे मैकेनिज्म की। गाइस मैंने जनरली क्या देखा, इसका मैकेनिज्म ना बड़ा एम्बिगुअस सा होता है। बच्चों को लगता है कुछ से कुछ कर दो और SO3 निकाल दो, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मेरे भाई। मैकेनिज्म में ना मैं चलो दो कंपाउंड ले लेता हूं। पहला मैं ले लेता हूं सल्फानिलिक एसिड, पहला मैं ले लेता हूं सल्फानिलिक एसिड, ठीक है, सल्फानिलिक एसिड। और दूसरा एक मैकेनिज्म दिखा देता हूं फिनॉल वाला, जैसे कि मान लो पैरा हाइड्रोक्सी, दूसरा ले लेते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड,
है ना, बेंजोइक एसिड। आपको लग रहा होगा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, नहीं नहीं नहीं, अरे कोरोना की दवा नहीं बना रहे। ओके, सल्फोनिलिक एसिड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है, समझते हैं। पता तो है ना भाई सल्फोनिलिक एसिड किसको बोलते हैं, कि वो नहीं पता? अरे यार, ये है NH2 और ये है SO3H, इसको बोलते हैं सल्फोनिलिक एसिड, ठीक है। और दूसरे की जिसकी आप बात कर रहे हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जी हाँ, OH और यहां से है COOH, ठीक है। अरे आपने पढ़ा होगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इनमें से ऑर्थो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है और पैरा सबसे कम होता है। जी ऑर्डर भी बता दिया, ऐसे ही बता दिया, GOC में नजर आता है ये एसिड। चलिए गाइस, हम समझते हैं ये काम कैसे करता है। देखो इसमें कैसे इप्सो होता है, मैं आपको बिल्कुल एकदम छोटे बच्चे के जैसा समझा दूंगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं ना, इसको भी जरा डिटेल में लिख देते हैं। ऐसे O और H एग्री करते हो, SO3H देख लो, 2 2 4 5 1 6 इलेक्ट्रॉन है। अब गाइस होता क्या है, तुम चाहो तो ज्यूइटर भी ले लो, तुम चाहो तो ज्यूइटर ना लो, तुम पे डिपेंड करता है भाई। तो देखो क्या होगा, हमें क्या करना है, यहाँ पे Br2 + H2O लेना है। अच्छा, अब देखो क्या होगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है अंदर आएगा, ये उठ के आगे आएगा, ये नेगेटिव चार्ज इस जगह पे आएगा। एग्री करते हो? अरे एग्री करते हो भाई, एकदम एग्री करते होगे। तो यहां पे क्या हो गया, NH2 हो गया और इस पे आ गया पॉजिटिव, डबल बॉन्ड यहां, डबल बॉन्ड यहां आ गया। इस जगह पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया और यहां से क्या हो गया, S डबल बॉन्ड O, यहां से हो गया O, यहां से हो गया OH। अब देखो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज Br के ऊपर अटैक करेगा, ये Br के ऊपर अटैक करेगा और Br यहां से माइग्रेट करेगा। ये जाता हुआ Br इस H पॉजिटिव को लेके हट जाएगा, बिकॉज सल्फोनिक एसिड यहां पे सबसे ज्यादा एसिडिक है। इस पूरे स्पीसीज का सल्फोनिक एसिड जो ग्रुप है, दिस इज सुपर एसिड। तो हाइड्रोजन को छोड़ देगा तो हाइड्रोजन ले जाएगा और यहां से क्या निकल गया, -HBr हट गया, ठीक है। ओके, वेल डन। अब देखो गाइस, अगले स्टेप में हमारे पास क्या होता हुआ नजर आया, यहां से आके जुड़ गया Br और देखो यहां से क्या जुड़ा है, समझना, बस समझदारी पे सब कुछ टिका हुआ है। S डबल बॉन्ड O और यहां से आ गया O-, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां पे है आपके पास NH2 और पॉजिटिव। अब ये इसका सिग्नेचर स्टेप है, इसको समझ गए तो गलती नहीं होगी। अब गाइस क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज अगर अंदर आता है तो देखो सल्फर तो 10 इलेक्ट्रॉन रखेगा नहीं ना, ये तो ऑलरेडी अपना इसके इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए 6, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये उठ के अंदर आएगा, ये आगे जाएगा, ये उठ के इसके ऊपर आ जाएगा। देखो कैसे हुआ, नेगेटिव अंदर आया, ये हट के यहां आया, ये आगे गया, ये आगे गया। तो अगले सीन में आपको क्या नजर आया मेरे भाई, एक चीज यहां से हट के गई, देखो क्या हट के गई, सल्फर ट्राइऑक्साइड, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ये जो गैस थी निकल गई, देखो पहले HBr हटी, फिर SO3 हटा। अच्छा, अब आपके पास क्या बना, अब आपके पास ये बना, देखें यहां से Br लगा रह गया, ये बॉन्ड यहां आ गया, ये बॉन्ड यहां आ गया, ये ऐसे ही था और इस जगह से क्या हो गया, NH2 हो गया। तो गाइस हमने क्या देखा, हमने कितना प्यारा सा मैकेनिज्म, खूबसूरत सा नहीं लग रहा है, लग रहा है ना कुछ बहुत प्यारा सा मैकेनिज्म है। SO3H हट गया, SO3 हट गया और मेरे भाई SO3 हटता गया और Br लगता गया। तो अगर हम एक से ज्यादा भी लगा देते तो ऐसे ही होता। क्या मतलब, क्या है इसका मतलब, अगर मान लो, बस मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, अगर मान लो इसी जगह पे हम इसको ले लेते हैं, बस समझने के लिए देखना, अगर हम यहां पे ले लेते NH2, यहां पे ले लेते SO3H, यहां पे ले लेते SO3H, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम इसी तरीके से Br2 H2O लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ऐसा ही आता। यहां पे हो जाता क्या, यस, यहां पे हो जाता NH2, यहां से हो जाता Br और यहां से हो जाता Br। अगर आप लंबे टाइम तक छोड़ देते, इसी में से अगर हम इसको एक्सेस में लिख देंगे, मान के चलिए एक्सेस में लिख देंगे, तो अभी आपको पता है फर्दर क्या हो जाएगा, ब्रोमिनेशन हो जाएगा। और ये OP डायरेक्टर है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो मेरे भाई कहां कहां क्या लग जाएगा, देखो यहां पे लग जाएगा NH2, यहां पे Br, यहां पे Br और यहां पे ऑलरेडी Br लगा है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन होगा। एग्री करते हो मेरे भाई, कितना सिंपल मैकेनिज्म है, कुछ भी नया नहीं था। अब गाइस हम बात करते हैं, अब कई बच्चों को लग रहा होगा कि सर जी COH वाले ग्रुप में क्या होगा, चलो वो भी देख लेते हैं। बहुत ध्यान से देखना, बस समझने की कोशिश करना, मैं बार बार बच्चों को समझाने की ही कोशिश करता हूं, क्योंकि अगर तुम समझ गए ना तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। अब गाइस आपको क्या करना है, इसको Br2 और H2O के साथ रखना है, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर ये रेजोनेंस करता है, अंदर आएगा, ये यहां आएगा, तो नेगेटिव चार्ज उठ के कहां आएगा, यहां पे आएगा। अब देखो गाइस ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यहां यहां
डबल बॉन्ड OH, 3 बॉन्ड बना लिए पॉजिटिव, यहां पे कौन सा चार्ज है नेगेटिव, यहां पे क्या है C डबल बॉन्ड O, यहां से है O और क्या है आपके पास H। अब क्या होगा, ये रहा Br, नेगेटिव अटैक करेगा, Br यहां से हटेगा, ये जाते हुए क्या करेगा इसका यस हाइड्रोजन ले जाएगा। तो अब गाइस आपके पास क्या हो गया, ये कुछ ऐसा नहीं हो गया क्या, डबल बॉन्ड OH यहां से पॉजिटिव, यहां और यहां से क्या लग गया, यहां से आपके पास आ गया Br और यहां से हो गया C डबल बॉन्ड O और O पे आ गया माइनस। देखो अब आगे क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज अगर अंदर आता है तो कार्बन के ऑलरेडी 4 हो गए इलेक्ट्रॉन, अब यहां से क्या हो जाएगा 4 बॉन्ड बना लिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये अंदर की तरफ आएगा, ये आगे आएगा, ये उठ के ऊपर चला जाएगा गाइस। तो अब देखो क्या हो गया, अगले सीन में ये फिर से हमारा फिनॉल ग्रुप बन गया, यहां से फिर से फिनॉल आ गया और यहां से Br आ गया और इस प्रोसेस में क्या निकल गया C डबल बॉन्ड O CO2। देखो डबल बॉन्ड O यहां से आज डबल बॉन्ड O CO2 निकल गया, यहां पर SO3 निकला था और आपको क्या बना पैरा ब्रोमोफिनॉल बना। अगर हम इसी को एक्सेस में ले लेते, मान लो Br2 प्लस H2O एक्सेस में होता तो हमें क्या होता, जी हाँ हमें 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल की वाइट पीपीटी आ जाती, ठीक है, एंटीसेप्टिक स्मेल के साथ। तो गाइस ये था एक मैकेनिज्म, आपको आई होप समझ में बहुत बढ़िया से आ गया होगा। अब गाइस कई बच्चों को लगता है कि अगर सर जी मान लो कि दोनों होता तो क्या होगा, क्या कई बच्चों के दिमाग में बात आती है, क्या आती है कि अगर यहां OH हो और सर जी मान लो इस जगह पर SO3H हो, मान लो इस जगह पे COOH हो, मान लो और इस जगह पे COOH हो, तो होगा क्या अगर हम इसी जगह पे Br2H2O रखते हैं। देखो मैकेनिज्म का क्या रोल है, तो देखो सबसे पहले तो OH है, इसके ऑर्थो पर से, जी हाँ जब रेजोनेंस होगा, अगर तुम रेजोनेंस कराओगे, जरा रेजोनेंस कराओ, लोन पेयर अंदर आएगा तो नेगेटिव चार्ज यहां उठ के आ सकता है, तो यहां पे Br आ सकता है। अच्छा अगर हम इसी का रेजोनेंस आगे कराएं, ये यहां आएगा तो नेगेटिव यहां आ जाएगा, तो यहां से भी हटा सकते हैं इप्सो, लेकिन अगर इसको यहां लाएंगे तो नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा, क्योंकि ये इसके मेटा पे है। तो क्या ये वाला COH हटेगा, आंसर है नहीं, ये नहीं हटेगा, इसके साथ इप्सो नहीं होगा क्योंकि गाइस ये मेटा पे है। तो क्या हो गया, इप्सो इसके और इसके साथ हो सकता है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या आया मेरे भाई, देखो मैकेनिज्म कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहां पे आपके पास आ गया OH, यहां पे लग गया Br, यहां पे लग गया Br, बट यहां पे जो आपका एसिड था बिल्कुल उसी तरीके से बचा रह गया, इसके साथ इप्सो नहीं हुआ। आई होप, देखो गाइस मैं फिर से एक बात बता रहा हूं आपको, जब भी मैं कुछ बताऊं ना आपको बहुत पसंद आता है, मुझे पता है, लेकिन कमेंट करके जरूर बताया करो कि सर ये वाला स्टेप बहुत पसंद आया, ये बहुत ही किक वाला स्टेप था। इससे गाइस क्या होती है, हमें मोटिवेशन मिलती है। जब हम आपके कमेंट रीड करते हैं और हम जब देखते हैं कि सर ये वाला स्टेप बहुत बढ़िया था, सल्फानिलिक बहुत बढ़िया था, तो हमें एक तरह का मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट से। बात समझ में आ रही है ना, तो प्लीज कमेंट किया करो। तो गाइस मैंने पूरा का पूरा मैकेनिज्म खोल के रख दिया, लेकिन गाइस आपको पता है हमारे लेक्चर की अग्नि परीक्षा क्या होती है, हमारी अग्नि परीक्षा होती है हमारे सवाल, और अगर आपसे सवाल बन जाए तो वही तो हमारा मकसद है, क्योंकि हम आप जो भी बच्चे हैं वो सब जेई वाले, नीट वाले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाले हैं, तो अगर आपसे सवाल ही नहीं बनेंगे तो फिर क्या फायदा होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। ओके गाइस नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं। मैंने कुछ सवाल लिए हैं और इसको बहुत बढ़िया से असेंबल किया गया है और आपको बताना है प्रोडक्ट क्या होगा। मैंने जानबूझ के इसके ऑप्शंस हटा दिए, पहले आप इसको खुद से बनाइए। बना लिया, ओके नाउ माय टर्न। अब मैच करना क्या सही हुआ है या नहीं सही हुआ है। वीडियो को रोक लो, अगर अभी भी नहीं बनाया तो वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है, सॉल्व कर लो और फिर चेक करो, तभी तो फायदा होगा इनका, है ना। जी हाँ, तो एक पहला सवाल है, ब्रोमीन H2O एक्सेस है और आपको बताया गया है कि बताइए इस जगह पे प्रोडक्ट क्या आ सकता है। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे भाई, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, हम तो सबसे पहले चेक करेंगे इप्सो के कंडीशंस, क्योंकि दिख रहे हैं इप्सो के कंडीशंस। तो गाइस इसको देखो, सबसे पहले आप इसको देखो। तो गाइस यहां से अगर ये लोन पेयर अंदर आता है तो ये यहां जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज इस जगह से आएगा और यहां से ब्रोमीन पर अटैक कर देगा। तो ये जो SO3 है हम इसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया SO3 हट जाएगा, तो इप्सो इसका हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखो, क्या ये वाला एसिड और ये वाला जो एसिड है सल्फोनिक एसिड और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या ये किसी तरह से रेजोनेंस में आ रहा है क्या, आप बताएं। क्या ये किसी भी तरह से आपको बेंजीन के साथ या इसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये वाला डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड, या एसिड नहीं, बिकॉज ये आइसोलेटेड है। अगर यहां से देखोगे तो डबल सिंगल सिंगल डबल है, डबल सिंगल सिंगल डबल है, तो ये नहीं है रेजोनेंस में। डबल सिंगल सिंगल डबल है, रेजोनेंस में नहीं है। डबल सिंगल सिंगल डबल रेजोनेंस में नहीं है। ओके
ओके, अब क्या किया जाए? तो गाइस हम एक काम तो कर सकते हैं कि इसको हटा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर एक्सेस में देख के तुम सोचोगे कि हम पैरा पे लगा दें बीआर और ऑर्थो पे भी लगा दें, तो ऑर्थो पे हम नहीं लगा सकते, क्योंकि एरोमेटिसिटी इप्सो में बाद में फिर से अटेन हो जाती है, फिर से बेंजीन बन जाता है, तो यहां पर वैलेंसी नहीं है, तो हम यहां पे भी बीआर नहीं लगा सकते, यहां पर भी नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 4 है वहां पे, टोटल मिला के ऑक्टेट कंप्लीट है, तो हम 10 इलेक्ट्रॉन कार्बन में नहीं कर सकते। तो देखो गाइस, सबसे पहले ये बनेगा, देखना मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाई, है ना, और उसी चीज को पहले समझने की कोशिश करना। तो ये तो अपना बेंजीन बाद में बन जाता है, इप्सो में मैंने दिखाया आपको मैकेनिज्म में अभी अभी कि बाद में वो बन जाता है, और बाद में NH2 भी रह जाएगा, और यहां से क्या होगा मेरे भाई, SO3 रिमूव हो जाएगा, और इस जगह पे क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। यहां से आपके पास आ गया है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, और यहां से आ गया SO3H। लेकिन मेरे भाई अगर आपका ये बना है तो कांग्रेचुलेशंस, आपने गलती की है, यस आपने गलती की है। आप सोच रहे होगे कि कहां गलती की है, यहां तो लगा नहीं सकते, लेकिन मेरे भाई चूंकि ब्रोमीन वाटर है, ब्रोमीन वाटर तो इस डबल बॉन्ड पर भी तो रिएक्ट कर देगा। अरे बेंजीन पे नहीं कर सकता, पर इस डबल बॉन्ड पे तो ब्रोमीन अटैक कर सकता है। यहां तुम फंस गए, ठीक है, तो ब्रोमीन का यहां से अटैक करा दो। तो ब्रोमीन का जब तुम यहां से अटैक कराओगे मेरे भाई, तो मैं इसको ऐसे ही दिखा रहा हूं, स्टीरियो नहीं दिखाऊंगा, यह है Br, यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, जी हाँ, यहां से हो जाएगा COOH, यहां लग जाएगा एक Br, यहां लग जाएगा एक Br, यहां से और क्या हो जाएगा, जी हाँ, यहां से हो जाएगा SO3H, यहां से हो जाएगा एक Br, यहां से हो जाएगा एक Br। ये रहा तुम्हारा आंसर, दिस इज योर आंसर। एक्चुअली क्या होगा, डबल बॉन्ड के ऊपर जो है ये भी तो ब्रोमीन वाटर डिक्लोराइज कर देगा इस अनसैचुरेशन को। ये तो एक आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है ना, ये तो एक आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है ना, तो इसमें Br लग जाएंगे, इसमें Br लग जाएंगे, और ये एक बहुत ही फेमस बुक का सवाल है, उसमें आपको ये ऑप्शन मिल जाता। ठीक है, आगे बात करते हैं, इस सवाल पे आइए। ब्रोमीन यहां लिख रखा है कि भाई एक ही बार ब्रोमीन लगाना है, मतलब सिंगल टाइम इप्सो कराना है, एक ही इप्सो करा के अपने को चेक करना है, ठीक है, और एसिटिक एसिड है। अच्छा जी, चलिए चेक करते हैं कहां से हटेगा। सबसे पहले अपने को चेक करना है रेजोनेंस, नेगेटिव कहां आ रहा है, जहां नेगेटिव आएगा ब्रोमीन वहीं से अटैक होगा। तो ये अगर यहां आता है, ये अगर यहां आता है, ये अगर यहां आता है, ये नेगेटिव इस जगह पे आएगा, एग्री करते हो? ये यहां आया, ये यहां गया, ये आगे गया, ये आगे गया, नेगेटिव इस जगह पे आया। तो गाइस सुनो, पहले मेरी बात सुनना भाई, मेरी बात सुनना, ऐसा नहीं कि बस कुछ भी बना रहे, नहीं नहीं नहीं, लॉजिक के साथ चेक करना है। देखो क्या हुआ, यहां डबल बॉन्ड OH आया, इस पे पॉजिटिव आया, इस बॉन्ड को नहीं छेड़ा हमने, नहीं छेड़ा, नहीं तो वैसे ही है, ये यहां आ गया, अच्छा ये यहां आ गया, इसको हमने नहीं छेड़ा, यहां पे क्या है COOH है, यहां पे क्या आया माइनस आया, और इस जगह पे क्या है COOH है, यही आया ना। अच्छा, अब मैकेनिज्म में क्या होता था, यहीं पे Br अटैक करता था, नेगेटिव अटैक करके इस वाले Br को हटा देता था। तो एक्चुअली क्या होगा, अगर यहां से तुम Br लगाओगे तो इस वाले CO2 को तुम हटा सकते हो, माइनस CO2 इप्सो में ये चला जाएगा। अब बताओ, अगर इस नेगेटिव को मैं अंदर लाता हूं तो ये उठ के नेगेटिव कहां आता है, इस जगह पे आता है। तो क्या नेगेटिव इस जगह पे आ रहा है क्या, बताइए, क्या नेगेटिव इस जगह पे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। कुछ भी कर लो, नेगेटिव इस जगह पे नहीं आएगा, नेगेटिव बाईपास कर जाएगा, ये यहां पे आएगा, या तो नेगेटिव यहां पे आएगा। तो इस COH के नीचे नेगेटिव नहीं आ रहा है, तो इप्सो अटैक के थ्रू इस वाले CH को हटा पाना पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा हटेगा, ये वाला हटेगा। तो आंसर कौन आ जाएगा मेरे भाई, चेक कर लो, आंसर ये आ जाएगा, आंसर ये आ जाएगा, चेक कर लो, आंसर ये आ जाएगा। क्या, यहां से इस जगह से लगा दीजिए OH, इस जगह पे लगे रहने दीजिए COH, और इस जगह पे लगा दें Br। चूंकि एक ही इक्विवेलेंट है तो हमें सिर्फ इसी को हटाना था, बाकी कुछ भी नहीं करना था, हमने इप्सो करके दिखा दिया। आगे आइए, फिर से है ब्रोमीन और एसिटिक एसिड एक्सेस, और कंपाउंड में क्या है NH2, यहां से SO3H, यहां से SO3H, यहां से COOH। क्या करेंगे, चूंकि ब्रोमीन वाटर एक्सेस में, ब्रोमीन एसिटिक एसिड एक्सेस में, तो NH2 ये इसका ऑर्थो है तो ये हट जाएगा, ये इसका पैरा है ये भी हट जाएगा, ये इसका मेटा है टच नहीं होगा, ये इसका ऑर्थो है हट जाएगा, ये इसका पैरा है हट जाएगा, ये इसका मेटा है टच नहीं होगा। तो देखो क्या क्या होगा, सबसे पहले सुनो, पहले बात को समझना, ठीक है। प्रोडक्ट क्या आया, देखो यहां से आपके पास आ गया NH2, इसको हटा देंगे, यहां लग जाएगा Br, इसको हटा देंगे, यहां लग जाएगा Br, ओके, और यहां पे लगा हुआ था COOH, ये क्या होगा आपका, जी हाँ जैसे का तैसे रह जाएगा। लेकिन रुको, अभी भी पूरा नहीं हुआ, चूंकि ये एक्सेस में दिया गया है तो NH2 के ऑर्थो पे तो Br लग सकता है, चूंकि ये एक्सेस में है तो
केमिस्ट्री ऑर्थो पे तो बी आर लगा देगा, तो यहां पे भी बी आर लग जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा ये कैसे काम कर रहा है, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ में आया होगा, किसी भी तरह का डाउट नहीं, ये पूरी की पूरी चीज कैसे काम कर रही है बिल्कुल क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। देख लो, बहुत बढ़िया से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये चीजें कैसे वर्क करती हैं। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं गाइस। ये था अपना इप्सो अटैक, जहां पे मैंने सारी चीजें आपको डिटेल में समझाई कि इप्सो कैसे काम करता है, इप्सो के क्या क्या केसेस हैं, कब कब काम करेगा, कब नहीं काम करेगा, किस पोजीशंस पे काम नहीं करेगा गाइस। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बता दूं, हमारे डिटेल कोर्सेज अनअकैडमी प्लस पे चल रहे हैं। अनअकैडमी प्लस पे मैं डिटेल में एक एक लेक्चर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ाता हूं। वहां पे फिजिकल के लिए अलग से एक्सपर्ट टीचर है, वहां पे मैथमेटिक्स के अलग से टीचर है, फिजिक्स के अलग से टीचर हैं। तो अगर आप अनअकैडमी प्लस पे आए तो आप हमारा कोड यूज करें IITian एक्सप्लेन्स, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड हो जाओगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक मैं बोलूंगा मचाते रहो, फोड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।